हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ मेरी तरफ से जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो टॉपिक्स सिर्फ आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ही हेल्प नहीं करेंगे। वो टॉपिक्स आपको आपके आने वाले फ्यूचर में आईआईटी और नीट के भी जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी बेहद हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको आईआईटी और नीट स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे। इन सारी चीजों के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जो भी वीडियोस देखिए, जो भी टॉपिक्स देखिए, चाहे किसी का भी देखिए, उसको पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करिए। इससे फायदा आपका ये होगा कि आपको नॉलेज पूरी तरह से कंप्लीट आएगी। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि नॉलेज आपको उतनी ना आनी पाए जितनी कि आप चाहते हैं। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जी। क्या हमने इसको पहले कभी पढ़ा था जी? क्लास 10th में पढ़ा था, बट वहां का स्टैंडर्ड और क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का स्टैंडर्ड दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वहां पे हम उतने कॉन्सेप्चुअल नहीं हो पाते जितना कि यहां पर हो जाते हैं। बात आई समझ में जी? चलो तो बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो चार्ज के मोशन के साथ डील की जाती है, जो चार्ज के मोशन को डील करती है, उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of charge is called current electricity। आई बात समझ में जी? बिल्कुल। अब बोल सकते हैं कि जी चार्ज का फ्लो होना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। क्या चार्ज में पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस दोनों का फ्लो होना करंट इलेक्ट्रिसिटी है? यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता जी। चार्ज में भी कौन से चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन्स। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। इलेक्ट्रॉन ना बहते ना फ्लो होते तो कहते या बोलते कि जो थ्योरी है वो करंट फ्लो नहीं करा सकती, करंट फ्लो होने के लिए प्रूफ नहीं है। बात आई समझ में कि नहीं आई जी? बिल्कुल। तो ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना ही करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि प्रोटॉन का फ्लो होना। थोड़ा सा और मैं बताऊं आपको। आप जब इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, किसको? इलेक्ट्रिक करंट को या करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पे कि आप पढ़ो जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो वहां पे Cu2+ और SO4-, ये क्या करते हैं? ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं। इन दोनों के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के या पॉजिटिव चार्जेस के और निगेटिव चार्जेस दोनों के फ्लो होने से क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट। कहां पर? किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी सेल के लिए बातें प्रूव हो सकती हैं, लेकिन किसी कंडक्टर के लिए बातें सही नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट किसी सेल या किसी बैटरी के लिए पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस दोनों का फ्लो होना रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो होने के लिए। यानी किसी सेल में अगर करंट बहता है तो किसकी वजह से? तो वही सेल करंट देता है तो किसकी वजह से देता है? पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस दोनों के फ्लो होने से। जैसे मैंने बोला कि CuSO4 को आप ले सकते हो, इसमें बहुत सारे आप डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल पढ़ते हो ना जी। लेकिन किसी कंडक्टर के बारे में आप बातें करोगे तो हाँ, ऐसी बातें आप नहीं बोलोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यही बोलना है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना ही रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो होने के लिए। बात आई समझ में जी? बिल्कुल। तो कहते हैं कि कुछ फिक्स टाइम में कुछ फिक्स चार्ज फ्लो हो जाए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बात आई समझ में कि नहीं आई? द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, द टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में जी? तो हम इसको थोड़ा सा क्लास 12th के हिसाब से डिफाइन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग यहां पर चीजों को कॉन्सेप्चुअल बना के पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो हम बोलते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम।
इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इट इज आवर बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो कह सकते हैं कि एक फार्मूला है तो ये हमारे लिए हो ही जा रहा है, एक फार्मूला तो हमारा ये हो ही गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की यूनिट होती है कूलम और टाइम, टी की यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है क्या, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर सेकंड। और कुछ यूनिट जी एम्पियर भी होती है, ओ आर एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतना समझ में आ गया। अब बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या चार्ज की भी एक नई यूनिट मिल रही है जी, एम्पियर सेकंड मिल रही है। आ रही बात समझ में। अब अगर मैं बोलूं कि इसको मुझे 12th स्टैंडर्ड में कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एवरेज, एवरेज करंट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम या टाइम टेकन, टोटल टाइम। सो आप इसको लिख क्या सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डेल क्यू बाई डेल टी। बात आ रही समझ में जी। सो हमारा हो गया आई एवरेज इज इक्वल टू, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। अच्छा, थोड़ा सा और इसको पढ़िए। आई एवरेज पता चल गया, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर टाइम जीरो की तरफ बढ़ रहा हो, डेल टी टेंस टू जीरो हो, तो उस समय अगर करंट को डिडक्ट करेंगे तो कौन सा करंट होगा, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। जिसके साथ भी इंस्टेंटेनियस जुड़ जाए, यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब जानते हैं, तुरंत, बिल्कुल तत्काल जिसको आप बोलते हो, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट जिसको आप बोलते हो। तो डेल टी यानी जिस समय टाइम जीरो के बहुत करीब हो, उस समय किसी चीज को अगर डिडक्ट करते हैं तो वह इंस्टेंटेनियस की कैटेगरी में जाती है। क्लियर है। तो बोल सकते हैं कि आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या, टाइम आपकी जीरो की तरफ जाना चाहिए तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, सो डेल क्यू बाई डेल टी। इसको लिख सकते हो आप क्या, डी क्यू बाई डी टी। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका सुधरना चाहिए, मैथ के हिसाब से पढ़ें जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, या प्योर फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं डी डी टी ऑफ क्यू, डी डी टी ऑफ क्यू। मैथ्स में या आपको डिफरेंशिएशन में ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। इसको डी क्यू बाई डी टी मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ोगे, सब लोग लगभग पढ़ेंगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। प्योर तरीका क्या है, प्योर इसका पढ़ने का तरीका क्या है, तो डी डी टी ऑफ क्यू, ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो आप बोल सकते हो कि आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस करंट को कोई बोले तो आप इस तरह से लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जी देखिए, जैसे मैं बोलूं कि यहां से और यहां पे, ठीक है, मान लो कि यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, और इसके बाद यहां से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 3 एम्पियर का, और यहां पे कहीं पे हम तीसरा कोई वायर जोड़ दिए, ये 90 का एंगल है, यहां पे कोई तीसरा वायर हमने जोड़ दिया, और यहां पे करंट कितना होगा, अगर ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो ये कितना होगा जी, ये है फिर 5 एम्पियर, कितना होना चाहिए 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है, ये एंगल कितना है 90 का है। क्या ये वेक्टर लॉ को ओबे कर रहा है, वेक्टर लॉ को ओबे करता तो यहां पर 5 एम्पियर ना होकर कुछ और होता। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, कितना होता 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जोड़ते तो √13 आता, जितना कुछ होता। बात समझ में आई। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे यहां क्या हो रहा है 5 एम्पियर,
इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन तो है जी, बट यह वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है ही, बट ये किसको, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। सो एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर कोई और है, तो कहते हैं कि वेक्टर की तरह सब कुछ करना, वेक्टर की तरह सब कुछ होना, डायरेक्शन भी होना, मैग्नीट्यूड भी होना, बट वेक्टर लॉ को ओबे ना करे कोई क्वांटिटी, तो क्वांटिटी स्केलर भी नहीं होती। वो क्वांटिटी कैसी होती है, वो टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी, टेंसर। ध्यान से देखिएगा, कौन सी क्वांटिटी, टेंसर, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी है ये। कौन, इलेक्ट्रिक करंट है। कब है, टेंसर। अगर हमारे पास क्वेश्चन है स्केलर भी दिया है, वेक्टर भी दिया, टेंसर दिया, तो हमें टेंसर के साथ जाना चाहिए। अगर टेंसर है ही नहीं आपके ऑप्शन में, सो आप स्केलर के साथ जा सकते हो बिना किसी डाउट के। समझ में आई बात कि नहीं आई। ये टेंसर तब तक नहीं होगी जब तक टेंसर ना दिया होगा आपके ऑप्शन वगैरह में। एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश किया हूं आपको। लेकिन अगर टेंसर भी दिया, स्केलर भी दिया, तो आप टेंसर के साथ जाइए, ना कि स्केलर के साथ जाइए। तो आपको नॉलेज इतनी आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी है, स्केलर नहीं जी, टेंसर है। समझ में आया, क्योंकि ये वेक्टर की तरह दिखती है, वेक्टर की तरह सब कुछ करती है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये वेक्टर लॉ को भी नहीं करती। सो ये वेक्टर तो नहीं है, लेकिन स्केलर भी नहीं है, फिर कैसी है, टेंसर है। समझ में आया, क्लियर हुई बातें जी। तो कह सकते हैं, अगर मान लो यहां पे कितना होता, अगर यहां पे ये एरो इतना होता, एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो यहां कितना होता, 1 एम्पियर होता, 1 एम्पियर हो जाता। अभी तो आपको यकीन होना चाहिए कि बिल्कुल डायरेक्शन मैटर करती है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे इस उम्मीद के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले दिनों में आपको किसी सेल से कंडक्टर को जोड़कर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी वगैरह को भी मैं समझाऊंगा। जल्दी आपको उस पर भी वीडियोस मिलेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।